अब देखो यहां से तो ये रिपीट कर रही है, तो पावर तो मेरी दरअसल यहां पर ही है, यानी कि पावर की साइकिल पाई पे कंप्लीट हो गई। देख लो पावर की साइकिल कहाँ कंप्लीट हो गई, पाई पे। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे हम कि पावर भी क्या है, आधे में अपना पूरा कंप्लीट कर पा रही है। ठीक है, अब यहां से क्या स्पष्ट हुआ कि धारा और वोल्टेज का कालांतर कितना है, 90, और धारा क्या है, पीछे है ना। और यहां से भी बेटा एक चीज समझ में आती है कि चाहे आप इसमें भी लोगे ना इंडक्टर में, तो इसमें पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आधी ही होगी। तो बेटा यहां से लिखो, अतः शुद्ध प्रेरक का चक्र भी आधे आधे शुद्ध प्रेरक के शक्ति का चक्र, शुद्ध प्रेरक के शक्ति का चक्र भी क्या होगा बेटा, आधे समय में बनेगा, आधे समय में बनेगा। और इसलिए बेटा इसकी आवृत्ति बनेगा, और बेटा इसीलिए आवृत्ति का उल्टा आवर्तकाल होता है। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, बनेगा। इसलिए शक्ति की आवृत्ति बेटा पूछा जा सकता है, किसकी आवृत्ति, शक्ति की आवृत्ति भी क्या होगी, दुगनी। आवृत्ति क्या होगी बेटा, दुगनी होगी, दुगनी होगी। आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ गए, समझ गए। अब इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, शक्ति आरेख निकालेंगे, है ना। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे बेटा, सक्रिय शक्ति, यानी कि अब इसके अंदर प्रेरक के अंदर एक्टिव पावर कितनी है, तो निकालो बेटा। सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति है ना। अब देखो किसकी, प्रेरक की। अब देखो फॉर्मूला तो वही होता है, P बराबर क्या होता है बेटा, V इंटू आई कॉस थीटा। अब मुझे बताओ थीटा कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री। तो बस शुद्ध प्रेरक के लिए थीटा कितना होता है, यानी कि फाई कितना होता है बेटा, फाई यानी कोण बेटा, थीटा हो या फाई एक ही बात है, कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई कॉस 90, कॉस 90। और आप सभी को पता है बेटा कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई कॉस, यानी कि P बराबर वी आई इंटू 0, यानी कि पावर 0। सर क्या इंडक्टर पावर 0 लेता है, बिल्कुल बेटा इंडक्टर 0 लेता है, क्योंकि इंडक्टर में सक्रिय खपत नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है, सिर्फ प्रतिरोध लेता है। यहाँ पर क्या होती है बेटा, केवल रिएक्टिव खपत होती है। बताता हूं कैसे, समझ गए, समझ गए। अब देखो बेटा इसलिए सक्रिय खपत तो क्या है, 0। अब बेटा क्या निकालेंगे अपन, निष्क्रिय खपत, यानी कि प्रतिक्रिया शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति। बेटा प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है, Q होती है कि नहीं, होती है बेटा। प्रतिक्रिया शक्ति क्या होती है, Q। तो यहां से मैं कह सकता हूं Q बराबर बेटा क्या होता है, वी आई साइन फाई। और बेटा यहाँ पर फिर से फाई का मान आप क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। और जैसे ही आप फाई का मान 90 रखोगे तो वी आई इंटू साइन 90। और बेटा साइन 90 का मान अभी सभी जानते हैं क्या होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसलिए बेटा शुद्ध पूरी के पूरी खपत क्या होगी, प्रतिरोधी खपत होगी, यानी कि VAR। ये इसका मात्रक है बेटा, ध्यान रखना, VAR। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या होगी, वाट। ठीक है, यहां से आप क्या एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हो बेटा, दोनों से एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि प्रेरक में केवल कैसी खपत होगी, प्रतिक्रिया शक्ति होगी। इसलिए आप एक लाइन लिखो यहाँ पर, अतः अतः धारा तथा, या ऐसे लिखो, अतः कुल आभासी खपत, कुल आभासी खपत, यानी कि एपरेंट पावर, बेटा इसे ही कहते हैं एपरेंट पावर, है ना। एपरेंट पावर किसके बराबर होगी, उसमें प्रतिरोध में तो सक्रिय के, और इसमें क्या होगी बेटा, प्रतिक्रिया शक्ति के बराबर होगी। प्रतिक्रिया शक्ति के बराबर होती है। ठीक है, हाँ समझ गए। बस यही आपके था प्रेरक के बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया, यानी कि साथियों ये समझ में आया कि आपने प्रेरक और इसके बारे में पढ़ लिया। क्या था कि शुद्ध प्रेरक क्या होता है, क्या देता है बेटा, देखो
शुद्ध प्रेरक केवल क्या देता है, प्रतिक्रिया शक्ति देता है। और उसी तरह आपने ये भी अभी जान लिया, क्या जान लिया साथियों, कि देखो इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि लैगिंग करता है, कैसे करता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, ये तो था बेटा पूरा प्रेरक के बारे में। अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बताता हूँ बेटा। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है बेटा, जब भी आपके पास आए ना शुद्ध प्रेरक, तो बेटा ध्यान रखना है इसका नेचर कैसा होता है, लैगिंग होता है। कौन लैगिंग करता है बेटा, धारा करती है। किससे करती है, वोल्टेज से। कितना करती है, 90 डिग्री। बस इतना करोगे तो बेटा वहां पे आंसर आ जाएगा। ये V और लैगिंग का मतलब पीछे, तो I आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90, और बेटा पावर बराबर क्या हो जाएगा, VI cos 90, यानी कि पावर हो जाएगी 0। खपत नहीं, केवल बेटा क्या होगी, रिएक्टिव पावर की खपत होगी, Q की खपत होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। तो अब बेटा अब हम अगले लेक्चर में किसके बारे में बात कर रहे होंगे, प्रेरक के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर में धीरे 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 हम प्रेरक, फिर संधारित्र, और फिर शुद्ध संधारित्र, और फिर उन दोनों के बीच का, और फिर सीरीज अनुनाद, समांतर अनुनाद कंप्लीट करते हुए इन सारी चीजों की हम चर्चा कर रहे होंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से बेसिक तौर पर आपको सारी छोटी छोटी जानकारियां दे रहा हूँ। थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध के बारे में, शुद्ध प्रेरक सर्किट के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शुद्ध धारिता के बारे में। ठीक है, आ जाओ। तो शुद्ध धारी के परिपथ, आज का टॉपिक है शुद्ध धारित्रीय यानी कि कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध धारित्रीय परिपथ। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने परिभाषा लिखाई थी, तो इसमें लिखो, यदि परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध संधारित्र हो, तो इसे शुद्ध धारी के कहेंगे। लिखो बेटा, यदि यदि परिपथ में, कौन से परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ, यदि परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध संधारित्र हो, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाएगा। शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाएगा। परिपथ कहलाता है। ठीक है बेटा, कहलाता है। अच्छा सर, ये दिखता कैसे है, बिल्कुल अभी दिखाते हैं बेटा। इसमें एक चीज याद रखो, इसमें धारा वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है। इसमें धारा वोल्टता से 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है। इस परिपथ में धारा बेटा क्या होती है, वोल्टता से 90 डिग्री क्या होती है बेटा, अग्रगामी होती है, आगे होती है, अग्रगामी होती है। अब कैसे होती है बेटा, उसका डेरिवेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब पहले बनाओ इसका परिपथ बेटा, इसका परिपथ बनाओ। ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है ना, C। ठीक है, और यहाँ सप्लाई कौन सी लगाओगे, मैंने आपको अभी बताया है क्या होता है बेटा, Vs बराबर क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। ये क्या होती है बेटा, मानक समीकरण होती है ना। यहाँ से आई आया। ठीक है, अब इस परिपथ में जब ये जाएगा, तो बेटा हम क्या जानते हैं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, ध्यान रखना। हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, हम ये जानते हैं कि इसमें जो धारा जाएगी ना बेटा, I, वो क्या हो जाएगी, I बराबर C dV बाई dt, है ना बेटा, ये सभी जानते हैं। ठीक है, I बराबर क्या होता है, C dV बाई dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, जल्दी से बताओ, I बराबर C dV बाई dt। नहीं सर। अब देखो ये जो V है ना बेटा, V की जगह क्या लिखोगे, Vm साइन ओमेगा टी। देखो बेटा ये रहा मानक समीकरण। ठीक, चलो आराम से। तो देखो बेटा, यहाँ से I बराबर, C को रखो C, D को रखो D, dt को रखो dt, और बेटा यहाँ क्या लिखोगे, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब जो भी बेटा कांस्टेंट होता है ना, क्या C मेरा चेंज होगा, नहीं। क्या Vm चेंज होगा, नहीं। तो बेटा लिखो बाहर,
ठीक है। अब देखो वापस से लिखो डी बाई डी टी। अब ये क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन किसका होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो इधर आओ बेटा, अब आपको मैंने एक डिफरेंशिएशन किया था बेटा, सबसे पहले इंटीग्रेशन किया था साइन का, तो क्या आया था माइनस कॉस, है ना। इसमें बस क्या होगा, पॉजिटिव कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बेटा, ये होता है डिफरेंशिएशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर साइन का मेरे को डिफरेंशिएशन करोगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी। अब देखो इंटीग्रेशन में आता था नीचे, इसमें ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, साथ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बस इतना सा फर्क है, लिखो बेटा यहाँ पर आई बराबर सी वी एम, और बेटा यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ से, क्योंकि मुझे बराबर करने के लिए सब में बराबर मान चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो देखो यहाँ से एक चीज अपने को सीखनी पड़ेगी बेटा। देखो यहाँ से एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्या सीखोगे कि अगर ये मेरा मूल बिंदु है ना, यहाँ पर मेरा एक्स एक्सिस होता है, तो बेटा ये क्या होता है, वाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ अगर कॉस होता है, तो बेटा यहाँ पे आप साइन लेते हो ना, हाँ। तो बेटा ये कितना आगे होता है इससे, पाई बाई 2 आगे होगा कि नहीं, ठीक है। या फिर बेटा इसको मैं एक बार समझा देता हूँ पूरे से अच्छे से। आओ बेटा यहाँ से मुझे एक चीज समझ में पड़ेगी, देखो बेटा ये क्या है, ये एक मूल बिंदु है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे फेज पढ़ाऊंगा तो जो बताऊंगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका एक्स एक्स है, तो बेटा ये कौन सा एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं। और ये वाई होगा, तो बेटा ये क्या होगा, माइनस वाई होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैंने एक्स के साथ क्या मान लिया, साइन, क्या मान लिया, साइन, ठीक है। अब देखो जब भी फेजर खींचते हैं ना बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज में खींचते हैं, जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वेरी। आप बस इतना ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर कोई भी एक्स समीकरण होती है ना, कोई भी एक वाई समीकरण, जेड समीकरण होगी ना बेटा, जेड, उसको लिखा जाता है एक्स, ठीक है, प्लस माइनस और फिर जे वाई। यानी कि बेटा क्या कहना चाहता है, इसके अंदर एक वास्तविक होगा और एक क्या होगा, काल्पनिक टर्म होगा। एक बार समझो बेटा, आराम से हो जाएगा। ये क्या है बेटा, वास्तविक, और ये क्या है बेटा, काल्पनिक। बोलो सही, ठीक है सर, काल्पनिक। अब देखना बेटा, जब इस z को अपन लिखते हैं ना बेटा एंगल में, तो ये फॉर्म कौन सी होती है मेरे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर, इतना पढ़ना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना। और बेटा जब इसको पोलर फॉर्म में लिखा जाता है ना, पोल की फॉर्म में, तो बेटा इसको कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो आप z एंगल थीटा। बोलो सही, ठीक। जब इसको और सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसको क्या लिखोगे, z बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, z z डैश बराबर, देखो z cos थीटा और प्लस क्या होता है बेटा, j sin थीटा। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से मुझे समझ में आया, ये क्या है मेरे पास, वास्तविक। एक बार समझ लो, उसके बाद मैं इसको याद करा दूंगा आपको, वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक। अब देखो बेटा, और जब भी अपन कोई भी फेज खींचते हैं ना बेटा, फेजर जब भी अपन खींचते हैं ना, तो वो कैसे खींचते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे खींचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखो बेटा, बाकी मैं अभी याद करा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो अब देखो बेटा, ये एक्स है, यहां पर क्या लिखोगे, वास्तविक, तो बेटा यहां क्या लिखोगे, कॉस थीटा, ठीक। तो बेटा देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ वाई आएगा, तो वाई को क्या लिखोगे, साइन थीटा। इसलिए बेटा माइनस वाई की जगह क्या लिखते हो आप, साइन थीटा। अब देखो बेटा, अगर ये प्लस में cos थीटा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा, ठीक है। और ये प्लस में sin थीटा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस में sin थीटा। बस इतना अगर आपको आ गया, तो आप सब फेजर खींचना सीख जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखना बेटा आराम से, सबसे पहले आपके पास ज्ञात क्या है, आपके पास v बराबर वी एम साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या जाने, ये यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। बेटा आपके पास वी एम कहाँ है, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि v बराबर क्या होता है बेटा, आपके पास क्या है, आपके पास v बराबर क्या है, वी एम साइन थीटा। ये साइन ओमेगा टी, ये देखो ये साइन थीटा मतलब ओमेगा टी, इसी के टर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास v, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से आपके पास i क्या आया, cos ओमेगा के टर्म में, तो i कहाँ आएगा बेटा, i आएगा यहाँ पर, आया कि नहीं। आप खुद बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में आई आगे है कि नहीं, तो बेटा इस अवस्था में आई क्या करता है, आगे है, और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो बेटा क्या कर रहा है, आई लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है या फिर आगे है, बस ये समझना है बेटा आपको, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, आई लीड कर रहा है, किसमें, कैपेसिटर में, बस ये समझना है।
और इसी को बेटा आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, I बराबर C ओमेगा और ये Vm और यहाँ क्या हो जाएगा साइन की टर्म में लिखोगे तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 लिख दो, पर मैं तो यहाँ से ही समझ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा इसका मतलब ये से पीछे, ठीक है, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो I बराबर ये देखो एक्स सी क्या होता है बेटा, एक मिनट, ओमेगा एल, हाँ सी, तो देखो यहाँ से देखो ये Vm है और बेटा ये ओमेगा सी को मैं नीचे लिखूंगा ना, इस पूरे को नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, बिल्कुल। और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। बेटा आपको ये कुछ नहीं याद करना, मैं कहूँ जो, ठीक है, ये 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी होता है ना, एक्स सी बराबर क्या होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो बस यही तो है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या लिखा आपने, आई बराबर वी एम, ये क्या है 1 अपॉन एक्स सी और यहाँ पर क्या है बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है ना, बस। तो बेटा इसकी जगह मैंने साइन 1 अपॉन ओमेगा सी, बेटा इसकी जगह क्या लिखा मैंने एक्स सी, तो ये होता है वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और बेटा यहाँ से फिर से v बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, v बाई एक्स सी क्या हो जाएगा फिर से आपका आई एम। तो बेटा यहाँ से आपकी वापस से आई की इक्वेशन आ गई, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों साइन में आ गया। अब आपके लिए और आसान, देखो ये आपके लिए v भी यहाँ पे और I भी यहीं पे है ना, आ गया। अब देखो बेटा अगर मैं सिर्फ इससे बनाना चाहूं तो बेटा यहाँ क्या आएगा आपका, ये क्या है साइन था, ये क्या है आपका कॉस, ठीक है, इससे ही करना बेटा हमेशा, ये क्या है माइनस कॉस और ये क्या है साइन, ठीक है। अब मुझे बताओ v आपके लिए क्या था, Vm साइन ओमेगा टी, तो देखो साइन कहाँ है, तो यानी कि ये है v आपका, ठीक है, और I क्या है बेटा माइनस पाई बाई 2, और माइनस का मतलब पीछे होता है कि आगे, माइनस का मतलब, तो बेटा माइनस का मतलब क्या हो जाएगा इस तरफ, यानी कि ये आई, तो आई आगे है कि नहीं, आई आगे है बेटा। इसका मतलब क्या समझे कि आई मेरा क्या है लीडिंग नेचर का है, आई क्या है मेरा लीडिंग नेचर का है, ठीक है। इसको प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिखो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक, ठीक है, प्लस लिख दो, ठीक, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन है, धारा है कि नहीं है, है धारा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ क्या होता है शुगर पॉजिटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, ये भी लिख देते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस किया है। तीसरे में ऐड शुगर 2, यहाँ पे क्या होता है बेटा 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या होता है बेटा कॉफी, यानी कि कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस किया, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल सा ये याद रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखो बेटा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, इसका मतलब धारा क्या है आगे है, अतः शुद्ध धारिता में, या यहाँ लिखो बेटा आपको फाइनली क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, शुद्ध, अतः शुद्ध धारिता में धारा कैसे नेचर की होती है बेटा, लीडिंग होती है। लीडिंग का मतलब क्या है, आगे होती है। किससे आगे होती है, लीडिंग होती है किससे, वोल्टता से, है ना। और आपको कोई पूछे बेटा कितनी होती है वोल्टता से, होती है वोल्टता से, और कितनी होती है बेटा, यह मान यह 90 डिग्री आगे होती है, होती है। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि ये चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें पूछता है शुद्ध धारिता की पावर खपत, तो शक्ति खपत, कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति वास्तविक शक्ति खपत। तो देखो बेटा आपको पता है वास्तविक खपत क्या होती है, पी, और पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा, है ना, वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा। मुझे बताओ शुद्ध धारिता के लिए वी और आई के बीच का कोण कितना है, 90 है कि नहीं, है कि नहीं, तो बेटा यहाँ रखो आप 90, पी बराबर वी इंटू आई, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो बस किसी भी संख्या को अगर 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 वाट। तो बेटा ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि शुद्ध शुद्ध धारिता के लिए क्या होता है, वास्तविक खपत क्या होती है 0,
वास्तविक खपत भी क्या होती है? शून्य होती है। कैसे? शुद्ध प्रेरक की तरह शून्य होती है। यानी कि मेरे पास आभासी खपत किसके बराबर हो जाएगी? एपरेंट पावर के या प्रतिक्रिया शक्ति के। तो बेटा इसके लिए पहला तो ये हो गया। अब लिखेंगे प्रतिक्रिया शक्ति। दूसरा लिखो बेटा प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति, है ना? किससे दिखाओगे? क्यू से। तो यहां लिखो बेटा शुद्ध धारिता के लिए Q बराबर क्या होता है? V इंटू आई साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है? आप सभी जानते हैं थीटा का मान कितना है? 90 है कि नहीं? तो बेटा यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? शून्य। साइन 90 का मान कितना होता है? शून्य। तो बेटा Q बराबर क्या होता है? V इंटू आई। यानी क्या कहना चाहते हैं सर? यानी ये है बेटा कि सारी जो पावर है वो मेरी क्या है? पूरी के पूरी मेरी एपरेंट पावर किस में होती है? प्रतिघाती शक्ति ही होती है। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरे आभासी शक्ति जो होती है ना बेटा, आभासी शक्ति आभासी शक्ति क्या होती है? आभासी शक्ति होती है बेटा क्या? S। और ये किसके बराबर है? P प्लस J इंटू क्यू। अब P का मान तो क्या है? 0। P का मान क्या है? 0। अभी निकाला था आपने, है ना? इसलिए पूरी के पूरी आभासी खपत जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आभासी खपत यानी आभासी शक्ति मेरी S बराबर क्या हो जाएगी? Q। आभासी शक्ति किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिक्रिया शक्ति के। शक्ति के। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक ठीक है, बहुत सही। अब बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? अब आप सभी को पता है संधारित्र का प्रयोग कहाँ होता है? पावर फैक्टर सुधार में। तो अब पढ़ेंगे बेटा अपन शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर क्या होता है? आइए बेटा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, चलिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे बेटा, एकदम टू द पॉइंट, है ना? अच्छा, सबसे पहले पूछा जाता है बेटा पावर फैक्टर को दर्शाते कैसे हैं? ठीक है, ये क्या है बेटा? तो यह एक क्या है बेटा? अनुपात है। यह क्या है बेटा? एक अनुपात है। क्या है बेटा? यह एक अनुपात है जो किस में होता है? क्या डीसी में लागू होता है? बिल्कुल। क्या एसी में होता है? बिल्कुल। लेकिन ये मूलतः किस में होता है? डीसी के लिए लागू होता है। यह एक अनुपात है जो किस में होता है बेटा? प्रत्यावर्ती में होता है, यानी कि एसी में होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रणाली में होता है। प्रणाली में होता है ना? क्या डीसी में होता है? नहीं, क्योंकि डीसी में cos थीटा v और i एक ही जगह होता है, तो इसमें होता ही नहीं है ना? आ जाओ। इसके अलावा बेटा क्या याद करोगे? इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? तो इसे cos थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। अब वास्तव में क्या होता है बेटा, उसकी बात करते हैं कि ये होता क्या है। वास्तव में कुछ नहीं होता बेटा। क्या होता है? वास्तविक शक्ति का आभासी शक्ति से अनुपात होता है। वास्तव में यह ऐसे लिखो बेटा, यह धारा तथा वोल्टेज के मध्य का क्या होता है बेटा? cos थीटा यानी कि कोज्या होता है। कोज्या कोण होता है। एक एग्जांपल दो। बिल्कुल बेटा,